वेलकम। आज हम बात करेंगे द ग्रीक सिटी स्टेट की कि ग्रीक सिटी स्टेट क्या थी। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट से मुतालिक है, जिसमें हम प्लेटो को, सोक्रेटिस को, अरिस्टोटल को, थॉमस हॉब्स और बाद में रिसेंटली जितने भी पॉलिटिकल फ़िलोसोफर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट की इब्तदा बेसिकली ग्रीक सिटी स्टेट से होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में ग्रीस से होती है, जिसमें दो बुनियादी शहर जिसमें एथेंस और स्पार्टा आता है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस पूरे मतलब जो सीरीज़ है, शायद मैं इसको डिवाइड कर दूँ लेंथ ज़्यादा होने की वजह से। ये हम एथेंस की बात करेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा था और वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम कैसे लेके आगे चलते थे। इसके अलावा ग्रीक को मतलब सबसे पहली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है कि हम अक्सर सुनते हैं कि आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड ले लें या कोई भी फ्रेंच का वर्ड ले लें तो उसकी इब्तदा आपको ग्रीक से ही मिलेगी कि ग्रीक वर्ड में इसको ये कहते थे और उसके बाद ये ऐसे ऐसे निकल के इस तरह से बन गया। तो सबसे पहली सिविलाइजेशन भी ग्रीक को ही माना जाता है। तो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन भी थी, पॉलिटिकल थाट भी तकरीबन यहीं से शुरू हुआ, ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट था, जिसमें बाद में जो प्लेटो, सोक्रेटिस और अरिस्टोटल आए। ठीक है, उन्होंने अपने थाट्स पेश किए। और इसके अलावा ये वही दौर है जिसकी बेसिकली जो भी मैं आगे आपको फर्दर बताऊंगा इसके बारे में, वो प्लेटो, सोक्रेटिस और अरिस्टोटल, ये वही दौर था जिसमें ये तीनों फ़िलोसोफर रहे थे। तो चूँकि मैं इस वीडियो के बाद उनके बारे में बनाऊंगा, तो अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि इन तीनों बेसिक फ़िलासफ़र्स का पॉलिटिकल थाट क्या था। तो इस वीडियो में या लेंथ ज़्यादा होने की वजह से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो इन वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा कि कॉलोनाइजेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, जो एथेंस था ग्रीक सिटी स्टेट में। बेसिकली आप ये मैप देख लीजिए, इसमें ये वाला जो एरिया है ग्रीक का, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये आप तुर्की देख सकते हैं, ब्लैक सी है, इटली है, तो यहाँ पर ग्रीक है। और ये आप एथेंस देख सकते हैं और इसके साथ से तकरीबन यहाँ पर स्पार्टा आता है। तो एथेंस और स्पार्टा के दरमियान वार्स काफ़ी मशहूर हैं। इसके अलावा इनकी सिविलाइजेशन बहुत मशहूर है, बहुत पुरानी होने की वजह से। और अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस जो बड़े फ़िलासफ़र्स हैं वो यहीं पर ही रहते थे। तो मैं बेसिकली आपको एथेंस के बारे में बताऊंगा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एथेंस में कैसे थे। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा है कि पहले मैं आपको डेमोक्रेसी इन एथेंस इसके बारे में, और इसके अलावा ये बेजुलस और अराकोन्स ये पॉलिटिकल लीडर्स थे। इसके अलावा सोलोन्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें डेब्ट रिलीफ आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन कि उसने कैसे पॉपुलेशन को क्लासिफाई किया। इसके अलावा क्लेजेंथेंस वो इसके बाद आया, वो उसने ट्राइबल सिस्टम को रिफॉर्म किया। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, जिसमें एक्लेसिया आता है, बाउल आता है, डिकस्टेरिया आता है। ठीक है, ये क्या थे, कैसे काम करते थे, ये हम डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसमें एच आरंट और मार्क्सिस्ट व्यूज़ आते हैं कि एक तो हम ये पढ़ते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से और इन रिफॉर्म्स की वजह से डेमोक्रेसी आई, और एक व्यू ये है कि स्लेवरी बेस बनी एथेनियन डेमोक्रेसी का। तो उसमें हम इनके पॉइंट्स को देखेंगे। इसके बाद E.M. वुड का थेसिस एक आता है, वो भी स्लेवरी के बारे में। और फिर लास्ट में होमोसेक्सुअलिटी इन एथेंस और वुमेंस, इनका रोल हम देखेंगे कि वो क्या था। तो बेसिकली ओवरऑल हम डिटेल से देखेंगे कि ग्रीक सिटी स्टेट का निज़ाम कैसा था, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, और वहाँ के जो लीडर्स थे वो उसको कैसे लेके चलते थे। तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलोनाइजेशन और पॉलिटिकल सिस्टम इन एथेंस। तो वो कैसा था उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रीक की जो हिस्ट्री है ग्रीस की, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर माइसेनियन पीरियड आता है जो 1600 से 1100 BCE तक था। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1600 से 1100 की तरफ आया है। मतलब होना तो आगे चाहिए, जैसे 2016 से 2018 या 2016 से 2020, लेकिन ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली बिफोर क्राइस्ट में जो भी हिस्ट्री होती है वो पीछे की तरफ आती है, और क्राइस्ट पर आके फिर वो आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो 1600 से 1100 तक मासेनियन पीरियड है। इसके अलावा डार्क एजेस आती हैं जो 1100 से 700 BCE तक। इसके बाद आर्किक एज जो 700 से 480, और फिर क्लासिकल एज जो 480 से 320 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये वो अदवार हैं जिसमें जो ग्रीक की हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया जाता है। तो हम अपनी सीरीज़ में जो बात करेंगे वो 800 से 700 BCE, मतलब डार्क एजेस जहाँ पर ख़त्म होती हैं और आर्किक एजेस जहाँ पर शुरू होती हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें आता है कि 750 BCE में
ठीक है, ग्रीक में ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, ठीक है, ड्यू टू पॉपुलेशन वो डिस्कवरिंग कॉलोनीज़ कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ या जो दूसरे इलाके हैं साथ साथ में वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई जाए, जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है वो वहाँ पर जाकर सेटलमेंट करे, वहाँ पर जाकर रहे। तो इस सिलसिले में ग्रीस ने सबसे पहले एशियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर इसको अपनी कॉलोनी बनाया। इसके बाद साथरन कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, इसके बाद अल्बानिया, फिर साथरन इटली और फिर सिसिली। इसमें आप ये मैप से देखिए कि चूँकि यहाँ हम एथेंस की बात कर रहे हैं और ओवरऑल हम पूरे ग्रीस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके साथ साथ में बाउंड्रीज़ पर जो भी इलाके थे, मतलब ये ब्लैक सी है, ठीक है, तो ये वाला इलाका, इसके अलावा ये बाउंड्री, इसके अलावा ये साथरन इटली, ठीक है, तो ये वाले जो इलाके थे ये सारे के सारे इन्होंने कॉलोनाइज़ करना शुरू कर दिए। इसके अलावा ये जो साथ साथ इलाके थे ये तो फिर किए थे उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह ये कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और जो भी नई कॉलोनी बनती थी, जो एथेंस बनाता या स्पार्टा बनाता या ग्रीस के अंदर होती थी, वो बेसिकली आज का जो शहर है, ठीक है, उनसे भी बहुत छोटी होती थी, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत कम होती थी और वो साथ साथ वो डिस्कवर करते रहते। इसके अलावा ग्रीक की जो कॉलोनीज़ थी, ठीक है, वो मतलब आजकल के अगर दौर में हम कॉलोनीज़ को देखें, जिस तरह बरतानिया ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, तो बेसिकली वो यहाँ पर आकर ख़ुद हुक्मरानी करते थे, अपना राज कायम करते और इसके अलावा कमर्शियल लिंक ट्रेड के ज़रिए और दूसरे वो कायम करते। लेकिन तब के दौर में ऐसा नहीं था। तब ग्रीक जो भी कॉलोनी बनाता वहाँ पर सिर्फ वो अपना कमर्शियल और रिलीजियस लिंक रखता, इसके अलावा और कोई भी नहीं। मतलब वो अपना सियासी निज़ाम खुद चलाते, अपना पॉलिटिकल सिस्टम उनका अपना होता। जो भी नई कॉलोनी होती उनके साथ ग्रीक का बेसिकली सिर्फ कमर्शियल लिंक, ठीक है, ट्रेड करते और मजहबी ताल्लुक ये होता था। इसके अलावा वो इंडिपेंडेंट होती। इसके अलावा बाय क्लासिकल इरा, ठीक है, क्लासिकल इरा कौन सा, ये 480 से 320 वाला। यहाँ तक आकर ग्रीक ने तकरीबन 1500 सिटी स्टेट्स बनाई, या वो जो पूरा इलाका था उसमें टोटल 1500 सिटी स्टेट्स थी, ठीक है, जिनको रूल कौन करता था, बेजुलस। अब यहाँ से शुरू हो जाता है कि ग्रीक सिटी स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था और उनको कौन रन करता या किस तरह से। तो वहाँ पर जो सिटी स्टेट्स थी, चाहे वो कॉलोनाइज थी या जो पेरेंट सिटी स्टेट्स थी, तो उनका एक किंग होता था जिसे बेजुलस बोलते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाय 700 BCE ये जो बेजुलस था इसे रिप्लेस कर दिया गया ग्रुप ऑफ 3 मैन, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है, 3 मैन ऑफ अराकोन्स, ठीक है। तो पहले सिर्फ एक ही किंग था ग्रीक सिटी स्टेट्स का या उनकी जो कॉलोनीज थी, तो एक सिटी स्टेट का एक किंग बेजुलस, लेकिन 700 BCE तक उसे रिप्लेस कर दिया 3 मैन, मतलब 3 अराकोन से। तो अब एक ग्रीक सिटी स्टेट को 3 अराकोन वो रन करेंगे। अब ये 3 अराकोन कौन थे इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अराकोन अपोनिमस, ठीक है, एज अ चीफ मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अथॉरिटी इसी अराकोन के पास होती थी, ठीक है। पीछे हमने देखा कि टोटल 3 थे, तो तीनों में पहले अराकोन अपोनिमस जिसे चीफ मजिस्ट्रेट बोलते, इसके बाद अराकोन पोलीमार्क हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है, आप इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह सकते हैं आज की ज़ुबान में। इसके अलावा अराकोन बेजुलस, ठीक है, परफॉर्म्ड रिलीजियस ड्यूटीज़, ठीक है, जिस तरह ईसाइयत में पोप होता है। तो ये 3 अराकोन होते थे, ठीक है, जो ग्रीक सिटी स्टेट की कोई कॉलोनी या कोई भी वहाँ पर सिटी स्टेट जो थी, ठीक है, बेसिकली ग्रीक में, तो उसका इस तरह से निज़ाम चलता है कि 3 अराकोन थे जिसमें एक चीफ मजिस्ट्रेट, फिर हेड ऑफ आर्म फोर्सेस और एक रिलीजियस ड्यूटीज़। तो ये 3 उसका निज़ाम लेके चलते। इसके अलावा इनके बारे में अहम बात ये थी कि ये फ्रॉम द रैंक ऑफ नोबिलिटी, ठीक है, जो नोबिलिटी थी, नोबिलिटी का आपको पता है कि अपर जो होती है वहाँ से थे। इसके अलावा पहले ये रूल था कि एक दफ़ा अगर ये सिलेक्ट हो जाते तो ये 10 साल तक सर्व करेंगे, मतलब एक बंदा 10 साल तक सर्व करेगा। लेकिन 683 BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट तक ये 1 साल तक हो गया, ठीक है। तो पहले 10 साल थे, लेकिन 683 तक 1 साल इनकी मुद्दत हुई कि एक बंदा एक साल तक ही इसको रन कर सकता है। इसके अलावा पहले ये 3 थे, जिस तरह पीछे हम बात कर चुके हैं। तो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ बाय 9, ठीक है, 3 से 9 हो गए। और इसके अलावा मतलब चाहे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले 10 साल तक इसने सर्व करना था, लेकिन बाद में 1 साल हो गया। इसके अलावा पहले 3 थे, बाद में 9 हो गए।
तो एक दफ़ा इन्होंने अपनी टर्म जब मुकम्मल कर ली या कर लेनी थी, मसलन चाहे उसने 10 साल पूरे किए, चाहे उसने 1 साल पूरा किया, तो उसके बाद वही अराकॉन बिकेम द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ एरोपेगस। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें अराकॉन एपोनिमस है एज अ चीफ मजिस्ट्रेट, इसने अपनी टर्म मुकम्मल कर ली है, तो अपनी टर्म मुकम्मल करने के बाद ये काउंसिल ऑफ एरोपेगस का मेंबर बन जाएगा। और इसी तरह अराकॉन पॉलीमार्क, अराकॉन बेजुलस अपनी अपनी टर्म्स मुकम्मल करके ये काउंसिल ऑफ एरोपेगस का मेंबर्स बन जाएंगे। अब ये काउंसिल ऑफ एरोपेगस क्या थी? ये बेसिकली आप कह लें कि इनके ऊपर की एक और काउंसिल थी। ठीक है, मसलन एक तो वो इदारा था जिससे ये 3 अराकॉन बिलोंग करते थे और ये अपनी अपनी सफ़ेयर में निज़ाम चला रहे थे कि ये एज अ चीफ मजिस्ट्रेट काम कर रहा है, ये आर्म फोर्सेस काम कर रहा है, ये अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ अदा कर रहा है। तो अपना अपना काम मुकम्मल करने के बाद अपनी अपनी सफ़ेयर में जब ये इस काउंसिल में आएंगे तो यहाँ पर एक ओवरऑल पूरी जो सिटी स्टेट है उसकी जो गवर्नमेंट है उसका निज़ाम चलता। यहाँ पर सारे बराबर होते हैं, इनकी वोटिंग यहाँ पर चीफ मजिस्ट्रेट आर्म फोर्सेस में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये वाला रिलीजियस में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर आकर ये इक्वल फुटिंग पर होंगे, बराबर के होंगे और मिल के जो सिटी स्टेट है उसकी गवर्नमेंट, उसकी आइन साजी वो इसको रन करेंगे। इसके बाद इसमें आता है कि पहले तो ये था कि फ्रॉम द रैंक ऑफ नोबिलिटी, कि ये जो 3 अराकॉन थे ये हमेशा रैंक ऑफ नोबिलिटी से ही इलेक्ट होंगे, अपर क्लास से। लेकिन 487-486 BC में ये क्या हुआ कि सिलेक्टेड फ्रॉम 500 गिवन बाय ट्राइब्स। अब ये ट्राइब्स कौन थे? ठीक है, और 500 तो आपको समझ आ गया कि ट्राइब्स 500 नेम्स नॉमिनेट करेंगे और उनमें से ये 3 अराकॉन सेलेक्ट होंगे। अब वो जो 500 नेम्स ट्राइब्स नॉमिनेट करेंगे वो कोई भी हो सकते हैं, अपर क्लास से भी हो सकते हैं, लोअर क्लास से भी हो। तो यहाँ पर बेसिकली समझने वाला पॉइंट ये है कि ये ट्राइब्स क्या हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्लेजेंथियंस की रिफॉर्म्स, ट्राइबल सिस्टम ये इसने रिफॉर्म किया था, तो ये मैं आपको इन डिटेल आगे बताऊंगा कि ये ट्राइबल सिस्टम क्या था और ये 500 नाम्स कैसे देते और फिर वहाँ से अराकॉन इलेक्ट होते, तो ये मैं आपको आगे डिटेल से बताता हूँ। इसके अलावा ये ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पावर्स। ठीक है, एरोपेगस बिकेम रिलीजियस बॉडी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अराकॉन ने अपनी पावर लूज़ करना शुरू कर दी और ये जो काउंसिल थी जिसने पूरी सिटी स्टेट का निज़ाम चलाना था, ठीक है, इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर लूज़ करना शुरू कर दी। ठीक है, और इस तरह ये जो अराकॉन्स थे इन्होंने अपनी अहमियत खो दी, ख़त्म होगी इनकी जो पावर थी। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये जो ग्रीक सिटी स्टेट था इसमें एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं कि मसलन एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की ये तकरीबन एक ही जैसे होते हैं कि एरिस्टोक्रेसी में जो अपर क्लास होती है वो हमेशा रूल करती है और अपर क्लास या अमीर तबका जो होता है वो हमेशा कम होता है। ठीक है, तो सिर्फ 9 अराकॉन, पहले 3 थे बाद में 9 हो गए, तो यही पूरे के पूरे सिटी स्टेट का निज़ाम चला रहे हैं। और इसमें ओलिगार्की थी कि रूल बाय फ्यू, ठीक है, चंद लोगों के हाथ में, फिर वही बात आ जाती है। तो ये था अरिस्टोक्रेटिक और ओलिगारिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये था एक इनिशियल इंट्रोडक्शन के ग्रीक सिटी स्टेट का निज़ाम कैसे चलता। ठीक है, तो यहाँ पर अहम चीज़ क्या है कि पहले बेजुलस था, उसके बाद 3 अराकॉन थे, 3 अराकॉन के फंक्शंस क्या थे, उसके बाद वो किस काउंसिल का पार्ट बनते और वो काउंसिल क्या थी। ठीक है, और उसके बाद किस तरह उनकी पावर ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना शुरू हुई। तो इसको आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेसी इन एथेंस। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम एथेंस की क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्पार्टा भी था, या ग्रीक में सिर्फ एथेंस स्पार्टा ही नहीं थे, बाकी और भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि 1500 ग्रीक सिटी स्टेट्स थे। तो हम एथेंस को क्यों बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एक अहम बात यह थी कि एथेन की जो पॉपुलेशन थी वो 50,000 थी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो टेरिटरी थी वो 2650 स्क्वायर किलोमीटर थी। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि एथेन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो ग्रीक सिटी स्टेट थी वो स्पार्टा थी, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ 50,000 है और फिर दूसरे नंबर पर जो आती है वो 10,000 पॉपुलेशन है, तो ये एक काफ़ी बड़ा गैप है। इसके अलावा सबसे अहम बात कि 1500 ग्रीक सिटी स्टेट्स जो थी उनमें जो मतलब जितनी भी ग्रीक सिटी स्टेट्स थी उनकी जो एवरेज टेरिटरी थी वो 50 से 100 स्क्वायर किलोमीटर थी एवरेज। तो सिर्फ एथेंस की आप देख सकते हैं कि 2650 स्क्वायर किलोमीटर है और बाकी सब की मिला के एवरेज 50 से 100 बनती है। इसके अलावा पॉपुलेशन 400 से 900 मेंबर्स जो थे।
ये उस वक़्त एवरेज पॉपुलेशन थी वहाँ की जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी। तो इसलिए कहा जाता है कि एथेंस को बार बार डिस्कस किया जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, 50,000। इसके अलावा इसका जो टेरिटरी थी वो ज़्यादा थी। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस वो ज़्यादा बेहतर था, लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस चीज़ में, लिहाजा इसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो इस वजह से हम एथेंस को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है एथेंस जो था, पीछे जो हमने पढ़ा वो तो हमने पहले वाला पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें 700 का कुछ एरा हमने पढ़ा। अब क्लेम किया जाता है कि 500 से 300 BCE, ठीक है। तो यहाँ पर ज़हन में रखिए कि हम पीछे बैक को आ रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ हम आ रहे हैं, जिसको क्राइस्ट कहते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 500 से 300। तो जो एथन है वो रिमेन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये डेट याद रखने वाली है कि 500 से 300 BC एथन रिमेन डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी क्यों रहा, ठीक है। पीछे जो हमने पढ़ा वो तो ओलिगार्की थी, अरिस्टोक्रेसी थी, लेकिन यहाँ पर अब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो एथन डेमोक्रेसी किस वजह से बना, ठीक है। इस हवाले से इसमें 4 अहम चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सलोन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, ऑफ लेट 16th सेंचुरी। फिर क्लेजेंथियंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल, ठीक है, इन अर्ली 6th सेंचुरी। इसके बाद रिफॉर्म्स ऑफ 460 to 460 बाय एफिलेट्स और पेर्सिलस, और चेंजेस ऑफ 404-403 BC, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहली 2 जो हैं सलोन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और क्लेजेंथियंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल सिस्टम, ये मैं बताऊंगा कि इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया डेमोक्रेसी इन एथेंस, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि सलोन्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या थी और क्लेजेंथियंस की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल सिस्टम ये क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं सलोन्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थी, जिसमें डेब्ट रिलीफ आता है, कर्जे माफ़ किए, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, इसने पॉपुलेशन को क्लासिफाई किया। तो डेमोक्रेसी में जो कंट्रीब्यूट किया सलोन्स की रिफॉर्म ने वो डेब्ट रिलीफ था, ये वाला पहला हिस्सा, दूसरा नहीं था। तो ये क्या था कि सलोन जो था वो बिकेम एराकोन एपोनिमस, ठीक है। अब ये क्या था, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीफ मजिस्ट्रेट को बोलते थे, एराकोन एपोनिमस, ठीक है। तो ये 594 बिफोर क्राइस्ट BC में एराकोन एपोनिमस बना, और इसके बाद ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया, ठीक है। ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पुअर फार्मर्स जिनको हेक्टोमोरी भी बोला जाता, सेल देयर फैमिलीज़। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि एथेंस के अंदर जो पुअर फार्मर्स थे, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, और वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े जो ज़मींदार आप कह लें आज की ज़ुबान में, वो इनको ज़मीनें देखते थे काश्तकारी के लिए। तो बेसिकली स्टोरी क्या बताई जाती है कि ये जो पुअर फार्मर्स थे ये अनएबल थे प्रोड्यूस करने के, या जो प्रोड्यूस करते थे वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं करते थे। तो इसके बदले में क्या होता कि जब ये मतलूबा मिकदार को पूरा ना करते या प्रोड्यूस ना करते जो इनके मालिकान ने कही होती, तो उसके बदले में इनको अपनी फैमिलीज़ सेल करना पड़ती, ठीक है। मसलन आप किसी के स्लेव हैं या आपने किसी की ज़मीन ली है, ठीक है, तो जारी बात है आपने उसको पैसे उसके देने होते हैं। तो पैसे आप कहाँ से देंगे जब आप खुद प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आपने ज़मीन ली हुई है, ठीक है, लेकिन आप कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, और जिससे ज़मीन ली है उसको आपने पैसे भी देने हैं, तो जारी बात आपको नुकसान होगा। आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो आप उसके मालिक को भी उसमें से कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज देंगे, ठीक है। तो ये जो पुअर फार्मर्स थे इनके बारे में कहा जाता है कि ये अनएबल टू प्रोड्यूस थे वो मिकदार जो इनको दी जाती थी कि आपने ये प्रोड्यूस करनी है, या वो हिस्सा जो इन्होंने इनके मालिकान को देना होता। तो जब ये पूरा करने के काबिल ना थे तो क्या होता कि ये अपनी फैमिलीज़ को सेल करते, बेचते थे एज आ स्लेव। तो जिनकी ज़मीन इन्होंने ली होती थी, ठीक है, चूँकि उनको पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए उनको अपनी फैमिलीज़ ये सेल कर देते एज अ स्लेव, और वो फिर परमानेंट उनके ग़ुलाम बन के रहते, और इनकी हालत पीछे से फिर वैसी की वैसी। तो फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज़े लेते हैं, ठीक है, डेब्ट लेते हैं। तो आप जानते हैं कि कर्ज़ा तो एक ऐसी लानत है कि जो कभी इंसान से हटता नहीं, ख़ास तौर पर तब जब कोई ज़ालिम हो, ठीक है, आपने किसी ऐसे शख्स से लिया हो कि जो इसी ताड़ में हो कि कोई मुझसे कर्ज़ा ले और फिर मैं उसको अपने जाल में फंसाऊँ। तो ये जो पुअर फार्मर्स थे, इनको इनके जो मालिकान थे वो ऐसे ही थे, उन्होंने इनको कर्ज़े दिए और बाद में इनसे वापस ना किए गए, और फिर वही हुआ कि इन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बेचा, या इस तरह के मतलब वहाँ पर हालात चल रहे थे। आप एक कंसेप्ट अपने ज़हन में बना लीजिए कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो फिर क्या हुआ कि जब सलोन आया तो उसने इन सब के कर्ज़े माफ़ कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एक प्रोस्पेरिटी आई, एक आम खुशहाली आई कि जब चीफ़ मजिस्ट्रेट ने सबके कर्ज़े माफ़ कर दिए। इसके अलावा गिव बैक देयर लैंड, जो जो ज़मीन इन्होंने ली हुई थी, ठीक है। या एक और, ठीक है, पीछे कंसेप्ट आता है कि फ़र्ज़ करें आप बैंक में जाते हैं, आप उनसे कुछ पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, डेप्ट लेते हैं, तो बाज़ औक़ात आपको अपने घर के कागज़ात वहाँ पर जमा करवाने होते हैं कि कल को अगर मैं कर्ज़ा वापस ना कर सकूँ तो बैंक इस बात का मजाज़ होता है कि वो आपके घर पर कब्ज़ा कर ले, ठीक है। तो ये बेसिकली वही सूरत हाल होती है कि जब आप किसी से ज़मीन लेते हैं, ठीक है, उर्दू में से ठेका कहते हैं कि ठेके पर लेते हैं, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको गिरवी कोई चीज़ रखनी पड़ती है, ठीक है, इसे मोर्टेज भी कहा जाता है। तो ये अपने घर ये मोर्टेज पर रखते थे, गिरवी रखते थे, ठीक है। तो बाद में जब वो प्रोड्यूस ना करते, उनको वापस ना कर सकते, तो वो बाद में आके इनके घरों पर कब्ज़ा कर लेते। तो सलोन ने आके इनके डेब्ट को माफ़ किया, इनके जो लैंड थी उनको वापस किया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि एंडेड इनइक्वालिटी, ठीक है, जब उनको उनकी ज़मीनें मिल गई, कर्ज़े माफ़ हो गए, ठीक है। और इसके अलावा इसने उसे उनकी काश्तकारी में, ठीक है, जो पूरा फार्मर्स थे उनको ज़्यादा इमदाद भी दी। तो इससे एक जनरल प्रोस्पेरिटी आई, ठीक है, ख़ास तौर पर जब कर्ज़े माफ़ हुए और जो अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क था उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन किसी हद तक कमी आ गई, ठीक है। तो ये जो इसकी रिफॉर्म्स थी, इसको कहा जाता है कि ये एक बेस बनी एथेनियन डेमोक्रेसी का, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे कि सलोन ने जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस दरियाफ़त करवाए, मुतारफ़ करवाए, ठीक है, तो वो बेसिकली फिर मुकम्मल तौर पर किस तरह एथेनियन डेमोक्रेसी का बायस बने। तो इसके अलावा एक तो इसकी डेप्ट रिलीफ आ जाता है, सलोन ने आकर किया। इसके अलावा इसने क्या किया कि पॉपुलेशन को 4 क्लासों में डिवाइड किया, जिसमें पहले नंबर पर आता है पेंटाकोसियोमेनोई, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, पेंटाकोसियोमेनोई। तो ये वो लोग थे जो ऑब्टेन 500 ईयर्स ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। इनके पास जो लैंड होती थी मुकम्मल, तो वहाँ से ये तकरीबन 500 मैयर प्रोड्यूस करते थे या ऑब्टेन करते थे, हासिल करते थे। तो 1 मैयर इज़ इक्वल टू 38 kg और 50 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे अपर क्लास थी, या पहले नंबर पर जो तबका था वो पेंटाकोसियोमेनोई था, जो अपनी लैंड से 500 मैयर्स 500 मैयर्स प्रोड्यूस करता। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हिपीज़, ठीक है, जो 300 से 500 मैयर्स ये प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। इसके अलावा जंग के दौरान ये घोड़े प्रोवाइड कर सकते थे। इसके अलावा सिविलरी मैन, ठीक है, जो घुड़सवार होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते। इसके बाद आता है ज़ुगुतई, ठीक है, ये 200 से 300 मैयर्स अपनी लैंड से प्रोड्यूस करते। इसके अलावा जंग के दौरान ये ख़ुद इन्फेंट्री मैन, ठीक है, बन जाते, मसलन ये ख़ुद जाके वार लड़ते थे। ये अपर क्लास थी, ये वार में पार्टिसिपेट खुद नहीं करती थी, ठीक है। ये घोड़े प्रोवाइड करते या घुड़सवार, और ये इन्फेंट्री जो पैदल चलते हैं, ठीक है, जो मतलब आमतौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है इन्फेंट्री मैन के जो कंधे पर बंदूक रखे, ठीक है, ख़ुद पैदल जाके लड़ते हैं। इसके बाद आता है थेट्स, ठीक है, ये सबसे लोअर क्लास थी, इन्हें लेबर भी बोला जाता था, ठीक है। ये लेस दैन 200 मैयर्स ये प्रोड्यूस करते, ठीक है, वार लेबर्स मज़दूर थे। और इसके अलावा एथन की तकरीबन जो आधी पॉपुलेशन थी वो थेट्स पर मुश्तमिल थी, ठीक है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि आधी पॉपुलेशन तो यहीं पर है और बाकी जो आधी है उन पर ये 3 क्लासें मुश्तमिल थी। तो क्लास डिफ्रेंसीशन थी उस दौर में भी, और ये ख़ुद सलोन ने कायम की। लेकिन उस दौर में इसको सही बोला जाता था, ठीक है। अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी थी भी तो वो इस तरह की थी कि जो अपर क्लास थी या जो ब्रेन्स थे उनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन दी जाती थी। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि वुमेन तो इसमें इंक्लूड ही नहीं थी, उनको तो मतलब माना ही नहीं जाता था कि ये इंसान भी हैं या नहीं, उनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। जो एथेंस की, जैसे मैंने आपको पीछे पॉपुलेशन बताया कि 50,000 थी, तो इसमें एक भी ख़वातीन शामिल नहीं थी। टोटल एथेन की पॉपुलेशन तकरीबन 3 लाख थी, जिसमें से सिर्फ 50,000 सिटीज़न थे, ठीक है, वो सारे के सारे मेल्स थे। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें थी, ठीक है। मसलन हम टोटली नहीं कह सकते कि बड़ा अच्छा सिस्टम था या बड़ी अच्छे तरीके से निज़ाम चल रहा था, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो उस दौर में थी। तो इसमें फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सलोन्स रिफॉर्म, के ये जो रिफॉर्म लेके आया इसकी क्या अहमियत थी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर तो पहले भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इसने डेब्ट रिलीफ किया, एक प्रोस्पेरिटी आई, खुशहाली आई, और किसी हद तक जो इनइक्वालिटी थी एथेनियन पॉपुलेशन में वो ख़त्म हुई। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सलोन ने कुछ नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मुतारिफ़ करवाए, ठीक है, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि उसमें इक्लेसिया था, बाउल था और डिकास्टेरिया था।
तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या थे, इसको मैं एक मे बी अगर इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हुई तो मैं अलग वीडियो बना के, ठीक है, इसी सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि ये इंस्टीट्यूशंस क्या थे जो सबसे अहम है, कि एथेनियन डेमोक्रेसी के जो एथेनियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो क्या थे। इसके बाद इसको आगे देखते हैं। इसके बाद आता है क्लेजेंथेन्स रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसने ट्राइबल सिस्टम को रिफॉर्म किया। तो सलोन के बाद एक बंदा और बना था, ठीक है, एराकोन एपोनिमस। उसके बाद क्लेजेंथीन आया और इसने दोबारा से जो एथेनियन सिस्टम था उसको रिवाइज़ किया। तो 508-507 BCE में इसने क्या किया कि रिवाइज्ड एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिवाइज़ किया, और इस वजह से इसे फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि क्लेजेंथेन्स को फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी बोला जाता है, सलोन को नहीं। तो इसने क्या किया कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अटिका एथेंस को भी बोला जाता है, ठीक है, ये दोनों नाम सिनोनिमस है। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अटिका या एथेंस, इसको इसने चेंज किया, या जिस तरह मैंने पूछे ऊपर आपको बताया कि रिवाइज्ड एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें इसने क्या किया कि 10 ट्राइब्स ये इंट्रोड्यूस करवाए। मसलन पूरा का पूरा जो एथेंस था उसको इसने 10 कबीलों में 10 ट्राइब्स में डिवाइड कर दिया, और ये 10 ट्राइब्स को डिवाइड किया डिमीस या इसको कहा जाता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। तो इसने 10 ट्राइब्स को डिमीस की बेसिस पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो नए ट्राइब्स थे ये फैले हुए थे ऑल ओवर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अटिका या एथेंस, ठीक है। तो इसकी बेसिक रिफॉर्म क्या थी कि इसने 10 ट्राइब्स पूरे एथेंस को 10 ट्राइब्स में डिवाइड किया, और 10 जो ट्राइब्स थे वो डिमीस की बेस पर थे। अब ये 10 ट्राइब्स क्या थे, ये सबसे अहम बात है, इसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बेसिकली ये मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया था, उम्मीद है आप इसको मेरी हैंडराइटिंग को समझेंगे। तो क्लेजेंथेन ने पूरे अटिका को या एथन को 10 ट्राइब्स में डिवाइड किया, और ये 10 ट्राइब्स बेस करते थे ऑन डेमिस क्या थी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो बेसिकली पूरा जो एथन था, अटिका था, उसको उसने 139 डेमिस में डिवाइड किया। तो थे बेसिकली 10 ट्राइब, 10 कबीले थे, लेकिन ओवरऑल जो पूरा एथन था उसे 139 डमीज़ में डिवाइड किया। जिस तरह हम देखते हैं कि पूरा एक पाकिस्तान है या पूरा एक इंडिया है, लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें इलेक्शंस लड़े जाते हैं। तो इस तरह टोटल 139 डमीज़ थी, लेकिन ओवरऑल 10 ट्राइब्स थे। अब ये जो 139 डमीज़ थी ये किस तरह से थी, इसको क्लासिफाई किया गया एज अ कोस्ट एरिया या एज अ कोस्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डमीज़ प्लेस ऑफ रेजिडेंस थी, तो वो लोग जो कोस्ट पर रहते थे, इसके अलावा वो लोग जो इनलैंड एरिया में रहते थे, और इसके अलावा वो लोग जो सिटी में रहते थे। कोस्ट आप जानते हैं कि जो समुंदर के साथ वाला इलाका होता है, इनलैंड वो जो किसी भी कंट्री के सेंटर वाला इलाका या जो कोस्ट से दूर होता है, और सिटी जो शहरी इलाका होता है, ठीक है। तो 139 डमीज़ को उसने में डिवाइड किया, एक तरफ कोस्ट था, एक तरफ इनलैंड और एक तरफ सिटी था। इसके अलावा जो कोस्ट था, ठीक है, इसको उसने फर्दर 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इन 10 ग्रुप्स को ट्रिटाइज भी बोला जाता है, ठीक है। और यही काम इसने इनलैंड एरिया के साथ किया कि इसको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है, जिसने ट्रिटाइज बोला जाता है। और इसी तरह ये जो सिटी वाला एरिया था इसको भी 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसके बाद इसने क्या किया कि 1 ग्रुप और ट्रिटाइज, ये जो कोस्ट वाले एरिया को या इनलैंड को या सिटी को 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो हर रीजन में से एक ग्रुप, ठीक है, इन 10 में से एक ग्रुप, 1 ग्रुप ट्रिटाइज फ्रॉम ईच रीजन, ठीक है, मतलब एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो टोटल 3 बन गए, ठीक है, ये टोटल 3 असाइन टू द 1 ट्राइब। तो ये जो टोटल 10 ट्राइब्स इसने बनाए थे, ठीक है, और इसकी वजह से इसने पूरे एथेंस को 139 डमीज़ में डिवाइड किया, और फिर हर एरिया में से 10 ग्रुप्स बनाए, और हर रीजन में से एक ग्रुप लेके इसने टोटल 3 का ग्रुप बना के जो ट्राइब था इसको अजाइन कर दिया कि इन 3 रीजन्स में से एक ग्रुप इसका निज़ाम जो है वो चलाएंगे। तो उम्मीद है कि ये एक थोड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आप इसको ज़रा डिटेल से देखिए या ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये इसने इस तरह जो ट्राइबल सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज़ किया। अब इसकी क्या अहमियत थी इसको हम देखते हैं। इसकी सबसे पहली अहमियत तो ये थी कि जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ऑल ओवर जोग्राफिकल एरिया ऑफ अटिका के पूरा का पूरा जो एथन था उस पर ये पूरे के पूरे ट्राइब्स फैले हुए थे, ठीक है। पहले मसलन ये होता है कि जहाँ पर जो सिटी वाला एरिया उस पर ज़्यादा फोकस होता, लेकिन जब इसने इसको 139 डमीज़ में डिवाइड किया जिसमें कोस्ट भी आ गया, इनलैंड भी आ गया, सिटी भी आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो इसमें सर्व होगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी ये थी कि ऑल पॉपुलेशन कैन पार्टिसिपेट, कि अब जो रूरल एरिया है या सिटी वाला एरिया सारी की सारी पॉपुलेशन पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगी,
थी। इसके अलावा वन ग्रुप फ्रॉम ईच रीजन वाज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्या था, जिस तरह मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि टोटल 10 ट्राइब्स थे, ठीक है। 139 डेमीज, फिर ये 3, और हर हिस्से को इसने फर्दर 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर रीजन में से एक एक ग्रुप लेके इस ट्राइब को असाइन कर दिया। मसलन सीधे लफ्ज़ों में कि जिस तरह अगर फ़र्ज़ कर ले मैं पाकिस्तान को 10 ट्राइब्स में डिवाइड करता हूँ। अब पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि हर सूबे में से पंजाब से एक बंदा, सिंध से एक बंदा, बलूचिस्तान से एक बंदा और KPK से एक बंदा, ये 4 बंदों का एक ग्रुप बना के मैं एक कबीले को असाइन कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन उस एक कबीले को होगी कि जिसमें मैंने टोटल 10 कबीलों में पाकिस्तान को डिवाइड किया। तो इस तरह हर रीजन में से एक ग्रुप लेके एक कबीले को असाइन कर देना, ये एथन में बहुत अहम था। इसके अलावा ओपन द हाईएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। ये कौन से थे, ये जो स्लोन ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, मैंने आपको एंड पे बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसमें इक्लेसिया, बाउल और डिकास्टेरिया था, ठीक है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे वाली वीडियोस में। तो यहाँ पर इनकी रिप्रेजेंटेशन को क्लेजेंथियंस ने सबसे ज़्यादा अहम बनाया, ठीक है। तो ये था बेसिकली सलोन्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या डेप्ट रिलीफ फॉर क्लेजेंथियंस की रिफॉर्म, जिसमें उसका ट्राइबल सिस्टम आता है, ठीक है। आगे वाली वीडियोस में मैं आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी बताऊंगा डिटेल से, कि जिसमें क्लेसिया आता है, बाउल आता है, डिकास्टेरिया आता है, कि इन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए किस तरह एथन में जो डेमोक्रेसी थी उसको सही तरीके से रन किया जाता है। तो इस वाले हिस्से में इतना ही, ठीक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।